नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में। आज जिस हम अजीम शख्सियत को लेके आपके सामने आए हैं, जिन्होंने भारतीय सेना को सेवाएं दी हैं, और अभी हम इनसे जानेंगे कि इनके जीवन के बारे, खासकर उस जीवन के बारे में जिसको जीने का सपना युवा रखते हैं। जी हाँ, आर्म फोर्सेस जज्बा होता है। कुछ ऐसी चीज़ों से भी जानेंगे उनकी राय, और मौजूदा जो उनकी पॉलिटिकल जीवन जो शुरू हुआ है, उससे भी रूबरू कराएँगे और जानेंगे कैसा सिनेरियो इन्होंने उस वक़्त देखा था और कैसा सिनेरियो पॉलिटिकल सिनेरियो आज है, और आने वाले समय में ये देश को कहाँ देख। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेजर साहब की व्यक्तिगत ज़िंदगी। मेजर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे हमारे दर्शकगण। मैं मेजर आशीष चतुर्वेदी। मैं भूतपूर्व सैनिक संघ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ अभी, और मैं तीसरी जनरेशन हूँ उस फौज में। ग्रैंडफादर, फादर और उसके बाद मैं। मेरे फादर भी गोरखाज़ में थे, फिर मैं भी गोरखाज़ में था। और इसी तरीके से क्योंकि फ़ौज जो है हमारे खून में है कहीं न कहीं, तो उसी चीज़ में मैं आगे बढ़ा। और कुछ वर्षों के बाद फिर मुझे लगा कि यहाँ जो मुझे करना था वो मैं कर चुका हूँ, और अब जीवन में आगे भी और भी कुछ करना है। फिर मैंने जो है वहाँ से रिज़ाइन किया और एक सेकंड इनिंग्स शुरू करी। शुरुआती दौर बहुत कठिन रहा, बहुत सी दिक्कतें थीं, क्योंकि अपने आप को एक बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट में लाना था उसमें से। तो कहीं न कहीं वो करते-करते वक़्त बीता, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें जो हैं सोशल वर्क, बिज़नेस और फिर लेटर ऑन पॉलिटिक्स में आए। तो सर, अभी तक का जो आपका जीवन रहा है, जैसे कि आपकी स्कूलिंग कैसी रही? मतलब उस समय का जीवन कैसा था? क्योंकि आपने बताया दिस इज़ योर थर्ड जनरेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन सही क्या था? एक्चुअली एक जैसे हर एक आम इंसान की एक लाइफ होती है, वही स्कूल डेज़, स्कूल की अ, अच्छी यादें, और फिर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते हैं, और फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन, और फिर उसको क्लियर करना और एकेडमी जाना, और फिर वो एक आम तौर पे जैसे हर एक आम इंसान की एक ज़िंदगी होती है, जैसे मेरी ज़िंदगी रही। हाउ स्ट्रिक्ट वाज़ योर फादर? नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट बट नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। एंड अगर जो पोर्शन देखा जाए माताजी वाला, क्या वैसा ही था? हाँ, जैसे हाँ, वैसे ही कह सकते हैं, मतलब एक वेरी एवरेज लाइफ़ जैसे हर एक इंसान की होती है, वैसी मेरी भी रही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ अलग-सा नहीं था। आप यहाँ पे एक थोड़ा-सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा-सा पॉलिटिकल भी है। आप लोगों ने जो प्रिपरेशन की, वो ज़ाहिर-सी बात है, एक ऑफ़िसर बनने के लिए आपने उसमें एक करियर देखा, आपने उसमें देश को सर्व करने के बारे में सोचा। अभी जो गवर्नमेंट की अग्निवीर योजना अभी भी है, क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं उसके विषय में? देखिए, मैं इस योजना को बिल्कुल भी ठीक नहीं मानता हूँ। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कितने साल हो गए आपको? 17 वर्ष। 17 वर्ष हो गए। सोचिए अगर ऐसी स्कीम आपके अंदर ले कि हम 4 साल के लिए अपने चैनल में आपको पत्रकार बनाएँगे और उसके बाद आपको हम बाहर भेज देंगे। जी, तो आज आप यहाँ नहीं होते। बिल्कुल है। इतने सालों का जो तजुर्बा है आपको इस फ़ील्ड में, या किसी भी व्यक्ति को जो एक तजुर्बा हासिल होता है एक निरंतर काम करते-करते, वो आपके पास है ही नहीं। हुँ, तो आप एक ऐसी सेना खड़ी कर रहे हो इस देश में, जिसको तजुर्बा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आप 4 साल में क्या सिखाओगे? आप 4 साल में कुछ भी नहीं सिखा सकते हो फ़ौज तो को। फिर ये योजना लाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा? मुझे मुझे किसी भी एंगल से इसका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। अगर आप देखिए, 1,80,000 की हम शॉर्टेज में ऑलरेडी आ गए हैं, क्योंकि हमारा इनटेक जो है कम हो जाता है। इनका कहना था कि हम 25% भर्तियाँ रखेंगे, बाकी जो है हम अग्निवीर से पूरी करेंगे। अब आप जो ये जो सिस्टम लेके आए, उससे एक तो आप समझिए कि मान लीजिए आपके ऑफ़िस में आप पत्रकार हैं, आप 15-17 सालों से हैं, और एक कोई आता है लड़का जो कहा जाता है कि ये कुछ महीनों के लिए यहाँ रहेगा और उसके बाद ये यहाँ से चला जाएगा। अब आप और जो वो नया लड़का है, दोनों सेम माइंडसेट से काम नहीं करेंगे। क्योंकि आपको है कि भई मुझे एक अपना करियर बनाना है, मुझे इस चैनल को, इस पोर्टल को आगे बढ़ाना है। उसके लिए वो कुछ चंद महीने का काम है, उसे मालूम है कि इसके बाद मेरा यहाँ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। तो उसके जो नज़रिया रहेगा काम की तरफ, वो बहुत अलग रहेगा।
और हम आर्मी में किन लोगों को ला रहे हैं? हम ला रहे हैं काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में डालने के लिए, जहाँ जान का जोखिम है और जहाँ एक आदमी की बेवकूफ़ी से कई लोगों की जान जाएगी। तो हम ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसे आदमी को ला रहे हैं, ये कोई किसी सामान बेचने वाला काम तो है ही नहीं। हम ना सर्विसेज़ दे रहे हैं, हम तो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आप चाहे राइट्स को कंट्रोल करने की बात होगी, फ्लड्स में होगी, बॉर्डर पे होगी या अगर हम कन्वेंशनल वॉर में कभी जाते हैं, हम 2-2 जगह बहुत थ्रेट हमारे देश को फेस करना पड़ रहा है, एक चाइना बॉर्डर पे, एक पाकिस्तान बॉर्डर पे, बांग्लादेश की तरफ से भी आए दिन हमारे लिए मुसीबतें खड़ी होती रहती। तो ऐसे उसमें आपको चाहिए थी एक वेल ट्रेन्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड आर्मी। ये एक मैं समझता हूँ एक कॉमन आदमी भी समझ सकता है कि अगर हमें इतने फ्रंट पे लड़ना है, तो जो लोग हमारे पास हों, वो मोटिवेटेड, वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड हों। बहुत सी पुराने ज़माने की लड़ाई भी आप देखिए जिसमें बहुत कम लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को हराया है, तो वो रणनीति, जज़्बे और वो रणनीति और वो जज़्बा कुछ चंद महीनों और कुछ सालों में नहीं आता है, वो एक लंबे दौर से हासिल किया जाता है, किसी भी फ़ील्ड। तो ये अलग कैसे है? आप डॉक्टर की बात करते हैं, आप पूछते हैं कि भई अगर हमें एक सीरियस बीमारी है, तो हमें किस डॉक्टर के पास जाना है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसका नाम है। या मान लीजिए आप कोई कोर्ट केस या किसी क्रिमिनल केस में फँसते हैं, तो आप सबसे पहले सबसे नामी वकील ढूँढते हैं। अब वो जिसने अभी वकालत शुरू करी, आप उसके पास नहीं जाते हैं, है ना? तो जब देश की सुरक्षा का मामला आ रहा है, तो हम ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को बता सकें कि हमने इतने लोगों को नौकरियाँ दी। मुझे उससे ज़्यादा और उसमें कुछ नहीं दिखता। वापस आते हैं अपने पहले ही फेज़ में, स्कूलिंग का हो गया। हाउ वाज़ योर कॉलेज लाइफ़ एंड योर लव लाइफ़? कॉज़ देयर एनी लव लाइन? कुछ ख़ास ऐसा नहीं, बस जैसे सबकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ कॉलेज डेज़ में रहता है। तो जैसा मैंने कहा कि मेरी भी ज़िंदगी वैसे ही उन्हीं उतार और उन्हीं चढ़ाव से गुज़री है, जैसे कि एक आम नौजवान जो उस उम्र का होता है उस दौर में वैसे ही गुज़री। ऐसा कुछ ख़ास नहीं, बहुत बुरा भी नहीं हुआ, कुछ बहुत अच्छा भी नहीं हुआ। इट वाज़ अ वेरी सिंपल, वेरी एन्जॉयबल पार्ट। लखनऊ यूनिवर्सिटी तब भी वैसी ही थी, आज मुझे पता नहीं, तब पढ़ाई ज़्यादा नहीं होती थी, तो ज़्यादा समय ऐसे ही घूमने-फिरने में निकल जाया करता था। आशा करता हूँ अब आज वैसा नहीं हो रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उस दौर में तो वैसे ही था। अच्छा, आपने पढ़ाई का ज़िक्र किया। मेजर साहब एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आज जो शिक्षा का स्तर है भारत में, क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है कि किस तरफ जा रहा है हमारा देश शिक्षा के मामले में विशेषकर? मुझे ऐसा लगता है कि एक ये जो राइट टू एजुकेशन जो पिछली सरकार ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी थी। अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन हम जो है ग्राउंड लेवल पे उसका करा पाते, कि जो शिक्षा का अधिकार हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। जैसे अगर आप देखें फॉरेन कंट्रीज़ में बाहर जो है क्लास 12 तक शिक्षा जो है वो फ्री होती है। उसके बाद उसमें काफ़ी एक्सपेंसिव वो है, तो जो लोग करना चाहें, तो वो कर सकते हैं, या बाकी लोग जो हैं एटलीस्ट वो अपने एक आम नागरिक को इतना काबिल बना देते हैं कि उसमें बेसिक समझ आ जाए, वो बेसिक चीज़ों के बारे में जान जाए। हमारे यहाँ इस तरीके का सिस्टम है ही नहीं अभी। आपके जो सरकारी स्कूल हैं वो नाम के, उनमें पढ़ाई ठीक से होती नहीं, आप टीचर्स ठीक से रखते नहीं। जब टीचर्स ही नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? जो रखते हो आप वो खाना-पूर्ति करते हैं, आप ये नहीं इंश्योर कर पाते हो कि वो लोग ठीक से पढ़ाएँ। तो एजुकेशन वहाँ इफ़ेक्ट हो गई। अब आ जाते हैं आप प्राइवेट स्कूल्स पे। प्राइवेट स्कूल्स आज एक पैसे कमाने का ज़रिया बन के रह गए हैं। सिलेबस वाइज़ अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो बच्चे के ऊपर एक सिलेबस लादा जाता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा है। लेकिन उसको अगर आप पूछ लो कि स्कूल ने उसको क्या सिखाया? वो कहीं कुछ नहीं होता है। क्या उसे या कोचिंग के धंधे बहुत ज़्यादा आप कोचिंग, हाँ, नेचुरली आप म मुझे नहीं लगता कि क्लास 5th, 6th या 7th के बाद कोई भी पेरेंट अगर वो खुद टीचिंग में है तो बात छोड़ दीजिए, वो अपने बच्चे को पढ़ा सकता है मैथ्स, साइंस, नहीं पढ़ा पाएगा, संभव ही नहीं है। अच्छा, किसी भी बच्चे को आप देख लीजिए क्लास 5 से ही ट्यूशन लगी हुई है सब। कोई कोचिंग जा रहा है या कोई घर में आके पढ़ा रहा है। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसकी कोचिंग नहीं है या ट्यूशन नहीं है, कोई नहीं होगा ऐसा। तो इसकी मॉनिटरिंग कैसे कर सकते? इस तरह से लगता है कि उठाया जा सकता मुझे लगता है कि पहले तो आपको अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए थे वो उतनी कारगर नहीं है, समय के साथ बदलना चाहिए। आप अपने सिलेबस को कम करिए, बच्चे के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा लोड मत डालिए कि हम इतना पढ़ा देंगे, ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे। लेकिन बच्चे ने अल्टीमेटली सीखा क्या? तो रट के गया, उसने वहाँ पे वो सब लिखा, बच्चा सीखा क्या? क्या उसको आप बेसिक चीज़ें सिखाते हैं लॉ के बारे में कि उसके राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं?
उसका सिविक सेंस क्या है, ये हम किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। टेबल पे खाना कैसे खाते हैं, फोर्क कितनी तरीके के होते हैं, नाइफ कितनी तरीके के होते हैं, प्लेट्स कैसे लेड आउट होनी, कोई स्कूल सिखा रहा है? आप बेसिक तो सिखा नहीं रहे एक बच्चे को कि उसे आप इंसान बना सको, कि भाई तुम्हें खाना कैसे खाना है, तुम्हें कपड़े कैसे पहनने, कोई सिखा रहा है कि आपको कपड़े कैसे पहनने हैं। इसके साथ अगर आपने इस कलर की ट्राउज़र पहनी है तो कौन से कलर का सॉक्स पहना जाता है उसके साथ? ये किसी को पता ही नहीं है। नोबडी नो। नोबडी नोज़। अगर आप किसी से पूछ लेंगे 100 में से 99 लोगों को नहीं पता होगा कि इट इज़ 1 शेड अबव द कलर ऑफ योर शू एंड 1 शेड बिलो द कलर ऑफ योर ट्राउज़र। लेकिन किसी को पता ही नहीं क्योंकि किसी स्कूल ने सिखाया नहीं साहब। उसने ये तो बता दिया कि उसने क्या कहा, वो लॉ क्या, वो कौन-सा प्रिंसिपल था, ये क्या, वो था। लेकिन बेसिक चीज़ें या फैमिली वैल्यूज़ जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज, जिस पे आज आपका बच्चे का एनवायरनमेंट, उसकी मेंटल वेल-बीइंग, आपके समाज का एनवायरनमेंट और उसका आने वाला भविष्य डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। उसकी क्वालिफ़िकेशन से ज़्यादा उसके मेंटल मेकअप पे डिपेंड करता है। लेकिन वो तो कहीं कोई स्कूल नहीं सिखाता। अच्छा सर, एजुकेशन की ही बात पे आगे चलते हैं कि जैसा मेरा मानना है कि यदि सब शिक्षित हो जाएंगे तो फिर रैलियों में भर भर के कौन जाएगा। तो ये बहुत से लोगों की, राजनीतिक दलों की या राजनीतिज्ञों की ये भी समस्या होगी कि सब शिक्षित हो जाएँगे, तो हमारी बेतुकी बातें कौन सुनेगा? फिर सवाल-जवाब होगा कि जिस देश की आबादी 150 करोड़ है, अगर सिर्फ़ 1 करोड़ सबको दे दिया जाए, तो हमें सिर्फ़ 150 करोड़ रुपए चाहिए और हज़ारों करोड़ रुपए तो हम लोग वाहवाही में उड़ा देते हैं इस देश में। वेरी तो जब जब ऐसे सवाल शुरू हो जाएँगे, तो जो कोई चाहता नहीं कि ऐसे आप सवाल करिए। आप कल्पना करिए, एक दिन मैं भी सोच रहा था अगर 1 करोड़ हमको सबको, सारे हिंदुस्तानियों को देना हो, पॉवर्टी को हम बैलेंस करने के लिए या एटलीस्ट एक अच्छे लाइफ़स्टाइल तक लाने के लिए हमको हमें सिर्फ़ 150 करोड़ रुपए तो चाहिए। सबको 150 करोड़ लोग हैं, 1-1 करोड़ सबको देना है। परिपालन। हम 150 करोड़ हमें देना है, जी। जो कि शायद नाक के बाल के बराबर भी नहीं है सरकार की। ऑब्वियस। क्योंकि हम हज़ारों करोड़ तो ऐसे बात करते हैं ना कि हज़ार इतने कितने 100 करोड़ तो ले लेके लोग यहाँ से चले गए हैं, इस देश से। जी। तो उस देश में आप 150 करोड़ नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। अच्छा, ये जो कम्युनल किस्म की राजनीति है, जो शिक्षित राज्य हैं, हुँ। वहाँ क्यों नहीं चल पा रही है? देखिए, एक शिक्षित आदमी हमेशा ये पूछेगा कि उसको क्या मिला? और जो अशिक्षित होगा या बहुत से शिक्षित लोग भी हैं मैंने देखा है, वो इस तरीके की बातें करते हैं कि हिंदू राष्ट्र, एक बार किसी ने कहा हिंदू राष्ट्र, डिबेट हो रही थी टीवी, मैंने कहा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या आपकी गैस के सिलेंडर की कीमत कम हो जाएगी? वो हो जाने से? या आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ जाएगी? या शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा? या पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएँगी? या क्या हो जाएगा? क्या हिंदू राष्ट्र बोले, मैं खुद चिल्लाऊँगा हिंदू राष्ट्र बनाओ। आप पहले मुझे बताओ तो, ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने से क्या-क्या फ़ायदे होंगे? मुझे बताओ तो। हाँ, मुझे बगल में इस्लामिक राष्ट्र है, उसकी हालत हम क्या है? अरे हिंदू राष्ट्र नेपाल भी तो है भाई। देख लो ना, सब वहाँ से यहाँ नौकरी करने आते हैं ना। और फिर जैसे ये हिंदू राष्ट्र की बात होती है, अभी कोई महाराज जी थे कोई, जिन्होंने अपने आप को कह रखा है कि मैं ये हनुमान जी से डेली बात होती है। भाई साहब, आपकी हनुमान जी से डेली बात होती है और आपको पुलिस वाले सुरक्षा करनी चाहिए। अबे जिसकी रक्षा हनुमान कर रहे हैं, उसे पुलिस वालों की रक्षा चाहिए। शास्त्री। जो भी, अब इस तरीके की बातें लोग करते हैं। उनके अगर पुराने वीडियो देख लें तो हाँ, तो वही वही मैंने कहा कि इस तरीके के, अब रामदेव को ले लीजिए, पहले कैसी बातें करता था बेहूदी, अब कोर्ट से आए दिन उसे फटकार लग रही है, कान पकड़ के वहाँ माफ़ी माँग रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट, क्योंकि हर चीज़ को वो धर्म से जोड़ दे रहा था कि मेरा सामान खरीदो तो गाय जो है ये हो जाएगी, मेरा सामान खरीदो तो जो है हम हिंदू राष्ट्र और हिंदू ये वही सब। कई प्रोडक्ट्स तो तय ही नहीं के लिए। हाँ, कई क्योंकि वो प्रोडक्ट फेल हो गया ना इनके उसमें से, तो उनसे डरे शांत रहो। जैसा हमने भी धीरेन्द्र शास्त्री या अन्य बाबाओं के बारे में बात की, यहाँ पे जो हमारा जिससे कॉम्पिटिशन करने की बात होती थी, जहाँ पे बोला जाता था कि उनको हम लाल आँख के दिखाएँ। ये आप ही के फील्ड पे मैं लेके आ रहा हूँ और अभी कुछ दिनों पहले जो मुठभेड़ भी हुई थी हमारे देश के जवानों के साथ, हुँ। जिसके बाद में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, जिसके बाद में उनकी बड़ी ही प्रशंसा हुई थी चाइनीज़ मीडिया में कि ना हमारे देश में कोई घुस आया था, ना हिंसा आया है। इस तरह की चीज़ उन्होंने बोली थी, जिसके बाद में संसद में माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया था कि इतनी जगह चीन ने हमारी हत्या ली। तो सर, इस तरह की चीज़ों से सेना का मोरल कितना डाउन होता है? और सवाल दूसरा ये भी है इसी से जुड़ा हुआ कि जहाँ पड़ोसी मुल्क आपका इस लेवल पे तरक्की कर रहा है कि उनके पास में उनके खुद के निर्मित फाइटर प्लेन्स हैं, उनके पास में टेक्नोलॉजी में वो इतना आगे हैं और हमारे देश में चैनल पे उड़ता हुआ नारियल दिखाया जा रहा है जिसमें बाकायदा 2 धागे बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये धर्म का और देश की सुरक्षा
का उपहास नहीं? है, बिल्कुल है। अगर आप देखिए कि मुझे बहुत हैरानी हुई थी जब नरेंद्र मोदी जी ने ये बयान दिया कि चीन का कोई सैनिक भारत आया ही नहीं। अरे मुठभेड़ तो भारत की सीमा के अंदर हुई ना। चीनी सैनिक आए, वो तो वीडियो सबने देखे हैं, कोई हमारे आपके किसी के कहने ना कहने की तो कोई बात ही नहीं है। वो सब सोशल मीडिया पे वायरल है कि किस तरह हाथापाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, चोटें लग रही हैं, मार रहे हैं, पिट रहे हैं, सब कुछ देखा है ना सबने। और हमारी सीमा के अंदर हो रहा है। और उसके बाद देश का प्रधानमंत्री भारतीय सेना का बचाव करने के बजाय चीन की सेना का बचाव कर रहा है। ये समझ ही नहीं आया मुझे। और चीन ने यूएन ने उस इनके स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हमारी जो सोल्जर्स हैं वो भारत में गए ही नहीं। तो ये तो इस देश में मैंने पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा जो अपने देश की सेना को छोड़ के दूसरे देश की सेना का बचाव कर रहा था। अब क्यों कर रहा था ये तो वही बता पाएंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे। और जहां तक ये सवाल आपने अभी उठाया, महत्वपूर्ण सवाल, कि जो बातें बहुत बड़ी बड़ी, ये बदला हुआ भारत है, ये सर्जिकल स्ट्राइक, ये वो, जब चीन ने आपके देश की जमीन कब्जाई हुई है 38,000 वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ी जमीन थी। आपने खुद संसद में मान लिया कि हमारी जमीन जो है चीन ने कब्जाई हुई। क्या किया आपने आज तक? अब आपकी ईडी कहाँ गई? अब आपके कानून कहाँ गए? अब आपके कानून में संशोधन कहाँ गए? अब सीबीआई कहाँ गई? अब सब कहाँ गए? अब वो 56 इंच का सीना कहाँ गया? अब वो अड़ोस पड़ोस जो न्यूज चलाते थे कांप रहे हैं, वो सब कहाँ गए? कि आप बोलने तक की जहमत नहीं उठा पा रहे हो। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक बयान दिया, हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और यहाँ आपको 100 साल 500 साल लोगों के कागज चाहिए कि ये इमारत के 500 साल का पुराने कागज लाओ। अरे भैया, जो देश की जमीन कब्जाए बैठा है पहले वो तो खाली कराओ, उधर तो हिम्मत दिखाओ। लोग ऐसा मतलब ढिढोरा पीटते हैं कि मतलब जब से ये वाली गवर्नमेंट आई है, तब से सेना का मोराल बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा बूस्ट है। और पहले उन लोगों को शायद परमिशन लेनी पड़ती थी गोली चलाने से पहले। आपने भी सर्व किया है। क्या ऐसा वास्तविकता में है या आज वो परिवर्तित हो चुका है वास्तविकता? आज परिस्थितियां और ज्यादा खराब है। मेरे कहे पे मत जाइए, जो भी इस चीज को सुने वो खुद सर्च कर ले कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो बहुत पहले इंट्रोड्यूस हुआ डिस्टर्ब्ड एरियाज में जहां आर्मी डिप्लॉय होती है, तो वो लगता है जिसके थ्रू आर्मी को सर्टेन पावर्स होती हैं, व्हीकल चेकिंग, अरेस्टिंग और इन सब चीज़ों की। कोई वारंट नहीं चाहिए होता है। तो ये सिस्टम जो था, ये कांग्रेस ने शुरू किया था, कई जगह लगाया गया और कहाँ-कहाँ हटाया गया, ये इनकी सरकार ने हटाया। आज तक कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की आई, चाहे किसी और विपक्षी दलों की आई या भाजपा की पहले की सरकारें आई, किसी ने सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाएं कम नहीं करी। किसी ने नहीं। ये पहली वो सरकार थी जिसने विधवाओं को, सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती कर दी। आपने अग्निवीर भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आपने सेना का मोराल बढ़ाया कहाँ? आपने तो घटाया। और जब लड़ाई की बात जो चीन की मैंने आपको बताई, जो गुत्थम गुत्था में, तो उसमें तो देश का प्रधानमंत्री चीन की सैनिक का साइड ले रहा था ना, भारतीय सेना का तो साइड नहीं लिया ना उसने। लेकिन वोट वो भारतीय सेना के शौर्य पे मांगते हैं जब वो पुलवामा और ये और वो सब चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं रेस किया पुलवामा अटैक के ऊपर। शायद आपको याद होगा, बड़ी चीजें वायरल हो रही थी सत्यपाल मलिक से। उन्होंने खुल के एक चीज का विवरण दिया था, बाकायदा नेशनल मीडिया में दिया था, उस चीज को उस तरह से सामने आने नहीं दी। ये आप किसकी चूक समझते हैं? पुलवामा मिलिट्री मिस्टेक है या हमारी गवर्नमेंट से जो उन्होंने चीजें मांगी थी एज पर सत्यपाल मलिक साहब की, अगर वो उनका कहना सत्य है तो ये इसमें गलती इसकी? आप ये चीज ध्यान करिएगा कि जब ये पुलवामा का अटैक होता है, उसके बाद कुछ चीजें सामने आई। उसमें सबसे पहली चीज जो सामने आई थी वो ये थी कि सीआरपीएफ ने अपने कॉन्वॉय के लिए एयरलिफ्ट करने की परमिशन मांगी थी दिल्ली से। 5 बार वो परमिशन मांगी गई, 5 बार वो मना की गई। क्यों मना की गई? अगर एयरलिफ्ट ही हो जाता तो ये जो 100 केजी वाली आरडीएक्स कौन से वाले कॉन्वॉय में घुसती? क्योंकि सीआरपीएफ ने कहा कि हमारा बहुत बड़ा कॉन्वॉय है, हमें एयरलिफ्ट कर दिया जाए श्रीनगर से दिल्ली। 5 बार इसकी मांग की गई,
पांचों बार मना क्यों किया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये उठता है कि जिसने मना किया वो किसके कहने पे मना किया? और जब अब ये इतनी बड़ी घटना हुई तो जिस आदमी ने ये परमिशन डिनाई करी थी, आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई नहीं करी। आज तक ये नहीं पता चला कि 100 केजी आरडीएक्स, यानी 100 केजी आरडीएक्स का मतलब हो गया आपको एक बोरी जो सीमेंट की बोरी होती है, बिल्कुल उसी टाइप से, उतना ही उस बोरियां खेले। हाँ, उस टाइप से, हाँ, हाँ, उस टाइप से। इतना आरडीएक्स मैं भी वहाँ रहा हूँ। इतना आरडीएक्स मतलब आप यहाँ कुछ रख के, यहाँ कुछ रख के निकल जाएँ वो तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम फिज़िकली हर किसी आदमी को चेक नहीं कर रहे। लेकिन इतना आरडीएक्स पाकिस्तान से होते हुए वहाँ तक उस कॉन्वॉय तक पहुँच गया और किसी को पता नहीं चला। ये कैसे हो रहा है? ऐसे होता नहीं तो है। इज इट द फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस और इट इज द फेलियर ऑफ द सिस्टम? व्हाट डू यू से? और पॉलिटिकल फेलियर? नहीं, उसमें बहुत सारे फेलियर्स भी हैं जो समझ के बाहर हैं। जैसा मैंने कहा, जी। अब इससे ज़्यादा खुले शब्दों में मैं नहीं कह सकता कि ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये पहुँचा यहाँ से यहाँ कैसे? क्यों वो परमिशन डिनाई होती है? और जब ये सब हो जाता है, तो आप याद करिएगा, मैंने लास्ट अभी कुछ महीने पहले गूगल किया था। दिल्ली पुलिस का एक डीएसपी पकड़ा जाता है, दविंदर सिंह। दविंदर सिंह, अगर मुझे शायद नाम याद है तो, सरदार। वो पकड़ा जाता है, कोर्ट में पेशी होती है कि आतंकवादियों को यह पहुंचाने और इसमें इसका नाम है। कोर्ट में पेशी के दौरान वो मीडिया से बात करता है और मीडिया में ये सब कुछ इंटरनेट पे है। हाँ, वो धमकी देता है कि मैं सबका खुलासा कर दूंगा इस अटैक में कौन-कौन शामिल है। और ये इतने साल बीतते हैं और आज तक दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं करी है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है ना? शायद आपको उसका एक डायलॉग भी याद होगा, ये बड़े लेवल का खेल है, इसमें मत पड़ो। उसने कहा था का कुछ, लेकिन ये वाली चीज़ मुझे बड़े कैटेगोरिकली याद है कि उसने ये कहा कि मैं सारे खुलासे कर दूँगा, सब बता दूँगा। और उसके बाद उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस आज तक चार्जशीट फाइल नहीं कर रही है, जिस पे आतंकवाद का मुकदमा चल रहा है, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर रही। जी। क्या तमाशा? क्या तमाशा है? यहाँ लोग चालान, आपने हेलमेट नहीं लगाया था तो चालान घर पहुंच रहा है, आपकी कोर्ट में पेशी, और आतंकवादी हमला हो रहा है, पकड़ा भी गया है और दिल्ली पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर रही क्योंकि उसने खुलासा करने की धमकी दे दी। तो क्या छुपा रही है सरकार? क्या था खेल जो वहां आता है? आते हैं देश की थोड़ी सी इंटरनल हालत। आपके व्यूज जानूंगा क्योंकि आपने ऑन द ग्राउंड भी रह के देखा है और आजकल जो पॉलिटिकल जिंदगी जी रहे हैं उसमें भी आपने चीजों को देखा समझा। मणिपुर कितने लंबे समय तक जलता रहा, दहकता रहा, वहां की जितनी भी विभत्स चीजें हमारे आपके सबके सामने आई, जिसके बाद से इंटरनेट बंद हो गए कि मेन स्ट्रीम मीडिया में वो चीजें थी ही नहीं। सब क्या इसको मिलिट्री अपने लेवल पे हैंडल कर सकती थी या नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकते थे, सब कुछ हैंडल किया गया। लागू कर सकती? बिल्कुल, हमेशा होता ही आया है, इसीलिए है फौज। ये इच्छा शक्ति की कमी थी या उसको चुनावी मुद्दा या पॉलिटिकल मुद्दा बनने दिया गया? क्या वजह रही? मुझे मुझे ये पॉलिटिकल मुद्दा उसे बनने दिया गया, कि उसे पॉलिटिकल मुद्दा मैंने का जो मामला है वो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि इसको क्यों इतना बड़ा बने? देखिए, बहुत खराब स्थिति है आज देश में कि जो ये पॉलिटिकल फायदा उठाने का हर चीज। मैं आपको बता दूं, कई लोगों को लगा कि इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती नहीं थी। ये बेवकूफी है। जी। सर्जिकल स्ट्राइक बहुत पहले से होती आ रही हैं और पूरी पूरी वॉर हुई जहां हमने एक देश के दो टुकड़े भी किए। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक्स की एक खासियत ये हुआ करती थी और होती है कि उनका खुलासा नहीं किया जाता। जी। पीआर नहीं किया है। उसका उसका खुलासा नहीं किया जाता, उसका अपने आप को उससे फ़ायदा नहीं उठाया जाता पॉलिटिक बिल्कुल, क्योंकि ये पॉलिटिकली आप उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि हमने दूसरी कंट्री के अंदर जा करके, यानी हमने बॉर्डर या एलसी को क्रॉस करके वहाँ जा करके कोई ऑपरेशन किया और हम वापस आए और फिर हम उसका ढिंढोरा पीटे। ये हम कर कैसे सकते हैं? तो गलत है ना? भाई हमें ऑफिशियली वी आर नॉट सपोज्ड टू क्रॉस द आईबी
और दी एलसी बिल्कुल। अगर हम आईबी को क्रॉस कर दे रहे हैं तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम वॉर में आ गए। फिर जैसे ही आपने आईबी क्रॉस की, वॉर की डेफिनेशन में वो आ जाती है कि अब यू हैव डिक्लेयर्ड वॉर बिकॉज यू हैव स्टेप्ड इनटू द बाउंड्री ऑफ अनदर कंट्री, यू हैव ट्रेसपास्ड, यस, एंड इट इज नॉट कि कोई भेड़ चरा रहा था वो चला गया है, आप चले गए मतलब सेना चली गई, मतलब वो वॉर है। तो हम कैसे मान लेंगे उस चीज को? लेकिन ये वो पहली सरकार है जिसने उसका ढिंडोरा पीट लिया अपना फायदा उठाने के लिए। अब बताइए, अभी आपने याद होगा, अभी बांग्ला आपने मणिपुर और उसके आसपास के चीजों की बात की। गलत हुआ, गलत था, रोकना चाहिए था। किसी भी तरीके का वायलेंस कहीं भी होता है, उत्तर प्रदेश में हो या मणिपुर में हो, जो कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी कानून के अंदर आता है। अब बांग्लादेश में इतनी हिंसा होती है, हमने देखा कि मौजूदा सरकार के मंत्री और जो भी थे उनके नेता और सोशल मीडिया में कि हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, जो कि हो रहा था, हम सबने देखा। किसी चैनल ने उस सरकार से ये पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो उसे रोकने के लिए? वो विपक्ष से पूछ रहे थे, आपने ट्विटर पे कुछ लिखा नहीं है इसके खिलाफ। विपक्ष की क्या भूमिका है इसमें? गजब का सोशल मीडिया और मीडिया है भाई आजकल का, जो सरकार से नहीं पूछ रहा कि आप क्या कर रहे हो उसे रोकने के लिए। और मजे की बात और बता दूं कि जब ये छाती पीट के रो रहे थे कि वहां हिंदू मर रहा है, ये अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो भी चल रहा था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, आदान प्रदान बिल्कुल चल रहा था, मतलब धंधा चालू था। उस पर कोई रोक टोक नहीं थी कि हम रोक लें या हम वहां नहीं भेजेंगे या उनसे नहीं लेंगे, ऐसी कोई वो नहीं थी। यही मोदी सरकार अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पैसे के लेन देन सब चल रहा था, कहीं नहीं रुका। उनके जो एम्बेसी थी हमने उसको बंद नहीं किया, हमने उनके कमिश्नर को, हाई कमिश्नर को वापस यहाँ से नहीं भेजा, कुछ भी नहीं किया। लेकिन हाँ, छाती पीट के टीवी पे रो जरूर रहे थे कि हिंदू मर रहा है, हिंदू मर रहा है, कोई कुछ कर ले। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि आपको क्या लगता है इतने वर्षों की सरकार आने के बाद, मैं कहता हूँ कि चलिए ठीक है, देश की जनता के लिए, देश की जनता में तो सब आ जाते हैं, 150 करोड़ लोग। आपने लाइव टीवी चैनल्स को भी देखा होगा, 80 बनाम 20 इस तरह की चीज़ें चलाई जाती हैं। चलिए हम उन 80% की ही बात कर लेते हैं, क्या कुछ स्पेशल मिला हिंदू इस सरकार के आने के बाद? आपकी नजर है? मिला ये है कि उस टाइम सिलेंडर जब ये आए थे तो 390 रुपए का था, आज 950 या 960 का हो गया। जब ये आए थे तो पेट्रोल की कीमत क्या थी, आज क्या हो गई। तब देश के एक नागरिक पे लगने वाला मैक्सिमम टैक्स 14% वैट आप पे किया करते थे, आज आप 28% पे कर रहे हैं। 35% की जीएसटी काउंसिल अप्रूवल दे चुका है। दूध दही कफन, इस पे ना औरंगजेब ने टैक्स लिया था, ना अंग्रेजों ने लिया, ना बाबर ने लिया, अभी तक की जानकारी में, ना आज से पहले किसी सरकार ने ली। फिर ये लोग आ गए, बहुत राष्ट्रवादी लोग हैं भाई, इन्होंने कहा नहीं भाई, इस कफन पे भी तो टैक्स दोगे, जीएसटी तो लाओ हमारा। अभी हाल में एक खबर पड़ी थी कि यहाँ कुछ पूड़ी वाला है हजरतगंज में, लखनऊ में, हाँ बहुत बिकती है उनकी पूड़ी, तो जीएसटी ने वहां भी रेड मार दी। मैंने कहा भाई गजब की जीएसटी चल रही है कि पूड़ी वाले पे रेड मार रहे हैं। और मजे की बात देखिए कि मोदी साहब ने अपने परम मित्र अंबानी, जो उनके रिलायंस जियो को 10 साल से बीएसएनएल के टावर्स दे रखे हैं। और बीएसएनएल तो भूल ही गया कि हमें बिल भी देना था जियो, मतलब ना देते वो अंबानी तो बात अलग थी, जियो ने मांगा ही नहीं है अभी तक, बिल ही क्यों भेजे भाई? ये तो हमारे देश के दामाद हैं, मोदी जी के मित्र हैं, हम इनको कैसे बिल दे सकते हैं? और ये वो लोग हैं जो विदेशों से काला धन लाने वाले थे और उजागर करने वाले थे, और सुप्रीम कोर्ट को दखल देने लगा पड़ा तब, जब इन्होंने एक जो कुछ फंड रेज किया था अपने इलेक्शन के लिए, उसकी लिस्ट नहीं जारी हो पा रही थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। तो फिर पता चला कि जिन कंपनियों का टर्नओवर ही 100 करोड़ का था, वो 50 करोड़ इनको दिए बैठे हुए थे। विडम्बना। ये अभी वापस आते हैं फिर से मौजूदा स्थिति पे। टैरिफ वॉर अभी चल रहा है। उधर से अमेरिका ने सबके ऊपर टैरिफ लगाए, हमारे ऊपर भी लगे, विपक्ष ने निशाना भी साधा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक चुप सोच, वहीं चाइना ने उनके ऊपर वापस उनसे ज्यादा टैरिफ लगा दिया, उनसे ज्यादा टैरिफ लगा दिया। ये राजनीतिक तौर से और वैश्विक पटल पे क्या ये एक हार नहीं है हमारे? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। इससे भारत में रहने वाले
जो कारोबारी हैं, जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, उस पे कितना असर पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा। और आप एक और आपको इंसिडेंट याद कराता हूँ कि जब अमेरिका ने अपने यहाँ रह रहे नागरिकों को अपने देश से बाहर भेजना शुरू किया, जी। तो बहुत से देशों को उन्होंने जो है हथकड़ी लगा करके और वो भेजा। तो कई देश थे जिन्होंने वो प्लेन लैंड ही नहीं होने दिए, वापस भेज दिए। हम सब ने देखा और उसमें बहुत छोटे-छोटे देश भी थे और अमेरिका के आगे तो सभी छोटे हैं। गयाना। हाँ, इतने छोटे-छोटे देश थे, कंबोडिया, जी। उनके राष्ट्रपति ने कह दिया मैं इस प्लेन को लैंड ही नहीं होने दूँगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेरे नागरिकों को तुम हथकड़ी में ऐसे लगा करके यहाँ भेज रहे हो। बांध के नहीं भेज सकते। हम बाँध के नहीं भेज सकते और फिर अमेरिका ने नॉर्मली उनको कमर्शियल प्लेन में वापस एक आम नागरिक की तरह भेज दिया। लेकिन हिंदुस्तान में क्या होता है? सब ऐसी हथकड़ी लगाए एयरफोर्स के प्लेन में आए और मोदी और इनकी ढिंढोरा पीटी सरकार और वही 2 कौड़ी का ढिंढोरा पीटी इनका जो मीडिया है। किसी ने कुछ बोला? कहीं कुछ नहीं बोला, कहीं कुछ नहीं बोला। पासपोर्ट की वैल्यू। हाँ, आप वो देखिए उसे हाँ, 148 पे पहुँच गया। अब सर मुझे आप एक बात बताइए कि जहाँ एक चीज़ ये कहा जा रहा था कि विश्व में बज रहा है भारतीयों का डंका। क्या मतलब मूर्खता में बन रहा है, मूर्खता में। जी। जो भी ऐसी बात करे उससे पूछना चाहिए कि तुम मुझे 10 चीज़ें बता, कि भाई किस चीज़ में बज रहा है ये डंका? देश पे जब इनकी सरकार आई 75 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 2,10,000 करोड़ का कर्ज है। हमारा भुखमरी में देश 65 67th रैंक पे था, आज 125 पे पहुँच गया है। नरेंद्र। तो हम कहाँ हाँ, नीचे गिरे। वो नीचे है, स्वीडन में हम नीचे गिरे। सब में नीचे है अब। क्योंकि आप अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल केवल जो है वो विपक्ष के नेताओं को झूठे मुकदमे में फँसाने में। अभी मैं तो दिल्ली में हैरान था जब अभी अरविंद केजरीवाल को जो है जेल भेजा गया। मुझे कानून की बहुत जानकारी नहीं है लेकिन एक सीमित जानकारी मुझे इतना पता है कि जब तक जज आपको गिल्टी ना सुना दे, उससे पहले आप गिल्टी नहीं हैं। मतलब अभी आपको हमने कन्विक्ट नहीं किया है। पहली बार मैं ऐसा पढ़ रहा था जिसमें आया कि हाँ, हमारे पास इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं इसलिए इनको जेल भेज दिया जाए। और फिर उन्हीं जज साहब के घर पे एक बार आग लगती है, क्योंकि कहीं और उनसे बड़ा जज बैठा हुआ है और फिर बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं हाँ, बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। तो पता चला कि वही जज थे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा। लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी ये हम लोग मानते हैं लेकिन आज की डेट में हाँ, गिल्टी हाँ, अंटिल प्रूवन इनोसेंट। कुछ इस तरह कुछ इस तरह चल रहा है। बिल्कुल हाँ, ये चल रहा है। अब थोड़ी-सी आपके जीवन में जब आप आर्म फोर्सेस को सर्व कर रहे थे, तो कोई ऐसा कुछ ऐसा मतलब जो यादगार कोई आपका एनकाउंटर रहा हो या ऐसा कोई एक्टिविटी रही हो जिसके बारे में थोड़ा-सा दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या कैसे था? कुछ ऐसा। कई बार बहुत मुश्किल पल भी होते हैं। जी। एक बार एक मेरी कंपनी का जवान था वो हमारे एक एनकाउंटर में उसकी डेथ हो गई थी। उसकी शादी को मेरे ख्याल अभी शायद 2 महीने ही हुए थे शायद, मुश्किल से। अब मुझे उसका वो जो सब आगे डॉक्यूमेंटेशन जाता है साइन करके वो भेजना था। अब फैसला मुझे ये करना था कि जो इसको मिलने वाला जो डेथ के बाद क्योंकि अगर जेएनके में डेथ होती है और इस तरीके से होती है तो अमाउंट उस टाइम पे भी आज से इतने साल पहले करीब वो 15-20 लाख रुपए हुआ करते जो उस ज़माने में तो बहुत बड़ा था मतलब आज 50 लाख के आसपास उसकी वैल्यू मान लीजिए। इतना बड़ा अमाउंट था कि अब ये अमाउंट मैं इसकी बीवी को दूँ, जिसकी अभी 2 महीने हुए शादी हुई है या उन माँ-बाप को दूँ, जो जितना उससे बड़ा बड़ा किया है कि शायद अब पता नहीं वो बीवी इसके साथ अब साथ क्या है, तो खत्म ही हो गया है। तो मैं बहुत धर्म संकट में आ गया था क्योंकि अब मुझे ही फैसला करना था कि मैं कंपनी कमांडर था। मैं जिस तरफ लिख के वो डॉक्यूमेंटेशन आगे बढ़ा देता, वो उसी तरफ चला जाता। फिर उस पे कोई आगे कुछ वो नहीं था इफ इन बट। तो मैं एक रात तक सोचता ही रह गया। फिर मैंने एक दिन और लिया कि मैं इसमें क्या फ़ैसला करूँ? मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा था। तो फिर अल्टीमेटली मैंने कहा कि अब चाहे 2 महीने की शादी थी, अब शादी तो शादी है। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से वो फ़ैसला किया कि अब पता नहीं सही कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि यही सही फ़ैसला है दिमाग से, दिल से नहीं है वो हो सकता है, लेकिन दिमाग से यही सही फ़ैसला है कि अब शादी हो गई है, तो हक बीवी का ही बनता है। तो फिर मुझे वही उसको फॉरवर्ड कर जैसा एक ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं कि जहाँ पे जवान की मौत हुई और उसके बाद में भी कुछ दिनों ये मामले कंट्रोवर्सी हुई हैं। की बहू ने सारा सब कुछ समझ सकता से गया
ऐसा लिया कि किसी बाद में बाध्य नहीं करता हमारा कानून भी हाँ कि आपको उस परिवार के साथ में रहना। हाँ, क्योंकि वो आदमी तो है ही नहीं अब, जिससे आपकी शादी हुई थी। तो क्या आज रिग्रेट होता है? क्या ऐसा मुझे लगता है मुझे लगता है कि शायद अगर हम इसे व्यावहारिक रूप में देखें, तो इस कानून को थोड़ा-सा बदलने की ज़रूरत है कि अगर शादी को 3 साल ही हुए हैं या 6 महीने या 3 साल ज़्यादा हो गया, अगर 6 महीने ही हुए हैं या साल भर हुआ है, तो शायद वो अमाउंट जो है मुझे लगता है वो माँ-बाप को दे देना चाहिए या जो भी है, अवार्ड है या जो भी है इस तरीके का। क्योंकि 6 महीने जिससे शादी हुई है, अब वो व्यक्ति तो है नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो लड़की किसी और से शादी कर लेगी और उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। लेकिन माँ-बाप अब नया लड़का कहीं से नहीं ला सकते। वो लड़की तो नया पति ले आएगी और लेकिन वो माँ-बाप नहीं ला सकते। तो मुझे लगता है इस लॉ को कहीं न कहीं अमेंड करने की ज़रूरत है। उस टाइम को हमें अभी तो वो वाइफ़ को ही जाता है, चाहे 1 दिन की शादी हो। लॉ है मतलब एक ये आर्मी का वो है उसमें, उन्हीं का रूल है। हाँ, रूल है। जी, तो 50-50 भी तो किया जा सकता है। हाँ, ये भी कर सकते हो, लेकिन कई बार होता है कि जैसे अगर मान लीजिए डेथ तब हुई है जब बच्चे भी हैं, तो अब उस लेडी को सारा कुछ अपने आप मैनेज करना है, तो हम 50-50 वहाँ नहीं करते हैं इसीलिए। मतलब व्यावहारिक पहलू उसके ये भी हैं। जी। अच्छा, मेजर साहब, एक अभी आपने फाइनेंशियल मुद्दा बड़ा अच्छा उठाया था, उसके ऊपर मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा-सा लंबा प्रश्न है। जैसे अभी कोरोना टाइम पे प्रति बैरल के हिसाब से मतलब क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा था, तब भी हम लोगों से एक्स्ट्रा पैसे वसूले गए। जबकि अब तक ऐसा होता था, जब जहाँ क्रूड ऑयल सस्ता हो, यहाँ कीमतों में भी कमी कमी होती लेकिन क्रूड ऑयल एकदम न्यूनतम स्तर पे जाने के बावजूद भी हमसे ठीक-ठाक वसूली की गई। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अभी एक BS6 जो इंजन्स हैं, BS6 वाले इंजन्स हैं, उनके साथ में 20% एथेनॉल मिला के दिया जाता है। इस 80% का पेट्रोल है, 20% एथेनॉल। लेकिन अभी भी ने कॉस्ट कटिंग के लिए ही मिक्स किया है उसको, ताकि आपकी जो कच्चे तेल पे निर्भरता हो वो कम हो। तो जाहिर-सी बात है कुछ कॉस्टिंग कम आ रही होगी। तो क्या एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल जनता को सस्ता नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा रहा? मुझे लगता है वही आप किसी को कुछ फ़ायदा देना ही नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ़ फ़ायदा लेना चाहते हैं। इस चीज के लिए जब अपने ही फायदे के लिए जनता मूक और बधिर हो जाए, ये विनाशकारी स्थितियां नहीं? आप जैसे देखिए, जब आप अशिक्षितता लोगों में बढ़ाएँगे, आप अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएँगे, तो क्या बढ़ेगा? क्राइम बढ़ेगा, अराजकता बढ़ेगी। यही ये लोग चाहते हैं कि जो इस देश की युवा पीढ़ी है, वो मस्जिदों के आगे जाके डीजे बजाए, नाचे और झंडे लगाए। उनका उद्देश्य केवल उतना ही है और ये सब कुछ अडानी और अंबानी को सौंप दें। दिल्ली के लाल किले से लेके रेलवे प्लेटफ़ॉर्म तक जितना कुछ है, या जो कश्मीर में अभी जो ज़मीन जो दी गई वो केवल एक ही आदमी को दी गई। हमारे यहाँ पे अभी भी प्लॉट खरीदने में पाबंदी है, लेकिन अडानी को मिल चुका है। तो इनकी तो सोच ही ऐसी है। अब तो जिन लोगों की सोच इतनी ऐसी नेगेटिव और घटिया किस्म की होगी कि जो बिन बुलाए पाकिस्तान चला जाए। आज तक आप साहब अपने पड़ोसी के यहाँ नहीं जाएँगे बिन बुलाए, और यहाँ एक देश का प्रधानमंत्री बिन बुलाए पाकिस्तान चला गया और बाद में कह क्या रहा है कि उसकी नवाज़ शरीफ की मदर का बर्थडे था, मैं उसे विश करने चला गया। अच्छा, वही मिली थी तुम्हें विश करने के लिए? मतलब जिस पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के सर काटे, पूरा इतनी बार लड़ाइयाँ हुई, आतंकवाद चला रहा है, वहाँ बर्थडे विश करने वाला कौन था बिन बुलाए? नरेंद्र मोदी। तो जब कोई आपसे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद पे गुणगान करता हुआ मिले, तो उससे आप ये सवाल करिए, पूछिए, बोले बताओ ना भैया, क्यों गए थे वहाँ? अच्छा, राष्ट्रवाद से एक बड़ा ही दुखद अभी एक घटना हुई है पहलगाम वाली, आपने भी सुनी होगी। मैं अभी कुछ एक ऑफिशियल्स के पॉलिटिकल ऑफिशियल्स के मैं कुछ ऑफिशियल हैंडल्स पे जा रहा था, तो उस चीज़ को बाकायदा उन लोगों ने शॉट लेके स्क्रीनशॉट लेके रीट्वीट किया हुआ है कि जिस वक़्त वो लोग वहाँ मारे जा रहे थे, इबली इफ़ेक्ट जो आजकल चल रहा है, उसमें कार्टूनिफ़ाई करके उसमें बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल्स से वो लोग जात नहीं पूछ रहे थे, धर्म पूछ रहे थे और वहाँ पे एक महिला विलाप कर रही है, वहाँ एक लाश पड़ी।
विपक्ष ने बहुत तगड़ा निशाना साधा और सवाल तो बनता है, आप भी उस महकमे में रहें। बहुत सारे आपने ऐसे अटैक्स देखे होंगे, फिदायीन अटैक्स देखे होंगे, जिनको देखा, विफल किया होगा, कई में सामने से मोर्चा लिया। सर, अभी उसमें एक लिस्ट भी आई थी, उसमें एक मुस्लिम का भी नाम है जो मारा गया है। क्या सच में आतंकवादी जिनको आतंक फैलाना है, क्या वो नाम पूछ के और जात पूछ के इस तरह का अटैक करता है? पहली चीज। और दूसरी चीज, यदि इस तरह का अटैक हो गया है तो जिम्मेदारी आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस, आईबी, आरएनडब्ल्यू, हमारी जो शासन है उसकी है। और अभी एक और स्क्रीनशॉट आया था किसी विपक्ष के नेता, मैं उनका नाम इस समय भूल रहा हूं, उन्होंने दिया हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप वहां अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने जा रहे हैं, माननीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, और वहां पे रेड कारपेट और बाकी सारी चीजों का इंतजाम इतनी जल्दी हो गया। जब इतनी ही मुस्तैदी इस चीज में की जा सकती है, तो क्या इन सारी चीजों को रोकने के लिए, इनकी रोकथाम के लिए आपकी तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा? नहीं, वो पूछना है। ये यही तो सवालिया वो है कि ऐसी सिचुएशन बनी कैसे? ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ पुलिस नहीं है? हमारे यहाँ 200-400 मीटर, 500 मीटर पे एक पुलिस चौकी है। लखनऊ में जहाँ तो आतंकवाद नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ बनी हुई हैं कि आप देखिए ना, वहाँ कोई पुलिस वाला था ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसी कौन-सी जगह जहाँ पुलिस ही नहीं है? ये भी एरिया है। हाँ, और वहाँ 20 मिनट तक ये सब होता रहा, कोई नहीं पहुँचा। तो कहीं न कहीं ये सवाल उठता है। और ऐसे कौन से संस्कारी आतंकवादी आ गए, ना तो मैंने आज तक कहीं देखे ना सुने, जो महिलाओं और बच्चों को किनारे करके पुरुषों को मार रहे थे। जिनको तकलीफ हो रही थी महिलाओं को गोली मारने में। ऐसे कौन से संस्कारी आतंकवादी हैं भाई? हमने तो आज तक नहीं सुने, पूरी दुनिया ने नहीं देखे आज तक। ये भाजपा ही बता सकती है कि कौन से आतंकवादी हैं। इसके पीछे क्या हमारी आरएनडब्ल्यू और आईबी पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी, जिसको ये भी नहीं मालूम कि यार, तो ये मैंने ऐसा सुना था, हाँ, ये मैंने ऐसा सुना था कि बहुत सारी ऐसी ऐसे अटैक्स थे जिनको आईबी, हाँ, आपकी आरएनडब्ल्यू ने विफल अपनी इंटेलिजेंस के जरिए। अभी क्या हो गया? ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा विवादास्पद हैं। ये समझ में नहीं आती हैं कि ये हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कौन इनको करा रहा है, सूत्रधार असली है कौन? ये था हमारे पॉडकास्ट का पार्ट 1 इसी मुद्दे पे, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें मेजर साहब से जानना बाकी, क्योंकि अभी हम पहले पड़ाव पर भी पहुंचे थे, लेकिन मौजूदा स्थितियां इतनी ज्यादा गंभीर और भयावह हो चुकी हैं कि जिनके ऊपर प्रश्न पूछना इस समय वक्त की मांग की जरूरत भी थी, और आप लोगों को इन सब चीजों से अवगत कराना। हम आपके पास में इसी पॉडकास्ट का सेकेंड पार्ट बहुत जल्द लेके आए। अब आपसे विदा लेते हैं। Thank you for that so nice, Adi. कि सब